अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। पाकिस्तान में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट की वापसी हुई। पहला टेस्ट मैच हुआ कराची में और फिर ये दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में जारी है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने शानदार कमबैक किया और मैच जीता। इसी तरह कुछ दूसरे टेस्ट मैच की भी सूरत हाल अलग नहीं है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीकन टीम मुश्किलात में है। इस वक्त पाकिस्तानी बैटिंग अपनी दूसरी इनिंग्स में चल रही है और 68 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हुए। थोड़ी देर पहले अजहर अली आउट हुए 33 रन बनाकर। फवाद आलम और मोहम्मद रिजवान इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी वो ओपनिंग पेयर है हमारा, जो मुसलसल ये चौथी इनिंग्स में देख रहा हूँ कि ओपनिंग पेयर यही ओपनिंग पेयर है इमरान बट आबिद अली। चौथी इनिंग्स में वो अपना परफॉर्मेंस करने में नाकाम रहे। लेकिन बहरहाल एंड्रिक नोकिया ने 5 विकेट्स हासिल की। साउथ अफ्रीका की जानिब से बहुत शानदार बॉलिंग की। उसके जवाब में हसन अली ने कमाल की बॉलिंग की और 5 विकेट्स हासिल किए। तो मामला यूं बराबर हो गए। बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट से जुड़ी, पाकिस्तान के क्रिकेट स्ट्रक्चर से जुड़ी, नए खिलाड़ियों की इंडक्शन जो पाकिस्तानी टीम में हुई है, 9 अनकैप प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी टीम में। इमरान बट को भरपूर चांस मिला, आगे चांस मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, चूंकि वो भी बिल्कुल यंग हैं और उनको वाकई चांस मिलना चाहिए। इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन आबिद अली के मामलात पे सवालिया निशान बिल्कुल वैसे लग गया जैसे शान मसूद की परफॉर्मेंस पे लगा रहा है एक लंबे अरसे। इस पर भी बात करेंगे। और फवाद आलम ने नाकिदीन के मुंह बंद करवा दिए हैं। फवाद आलम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी और बहुत प्रेशर में बहुत परफॉर्मेंस दी है। न्यूजीलैंड से उनकी परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू हुआ और अब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं। अरसलान शिराजी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स के साथ साथ क्रिकेट को बड़े करीब से जानते हैं और कवर भी करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्टेडियम से हमारे लिए आए हैं और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ही मौजूद है हमारे साथ लीना मोइन अजीज साहिबा। क्रिकेट कमेंटेटर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानती हैं, एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के हवाले से। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अरसलान साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप आए, 4 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। मैं ज़रा दूसरी इनिंग से शुरू करूंगा, फिर हम ज़रा पहली इनिंग साउथ अफ्रीका और फिर इस पर एंड्रिक नोकिया ने बड़ी क्लास की बॉलिंग की। हमें ये अंदाज़ा था कि वो किसी वक्त जब उनको पिच साजगार मिलेगी तो वो कर लेंगे। पहले ज़रा सर ओपनर पे बात करूंगा। प्रॉब्लम क्या चल रही है? खुद देखते भी हैं हम टेलीविज़न पर भी, इन ग्राउंड भी। प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा चांस मिल रहा है पाकिस्तानी उसी पिचेस पे जहां पर इमरान पहले ही परफॉर्म कर चुका है। देखिए इमरान बट मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं इतना अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि इमरान बट इन्हीं पिचेस पे अभी ये पीछे जब डोमेस्टिक खेला है तो यही कराची की पिचेस थी जहाँ पे उसने परफॉर्म किया है। और ये मसला रहा है कि जो हमारे डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं वो जब हमारी नेशनल टीम में आते हैं तो उन पे प्रेशर रहता है। अगर ये बात करूं कि ये न्यूजीलैंड टूर पे भी पाकिस्तान टीम के साथ थे तो इन्हें वहाँ से कुछ गेन करना चाहिए था। जहाँ तक आप आबिद अली की बात कर रहे हैं तो आबिद अली, हमें जो ज़राए ने बताया है, उनका ये शिकवा है कि जो टीम मैनेजमेंट है वो उनका साथ नहीं दे रही, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। तो जब हमने आबिद अली के उन्हीं ज़राए से ये कहा कि आप रन करें तो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। अच्छा, शिराजी साहब, इस पे जो आपने बात की है ना, मैं ज़रा लीना साहिबा की इस पे कॉमेंट ले लेता हूँ। लीना साहिबा, आबिद अली के हवाले से ज़रा पहले बात करें। जो शिराजी साहब ने बात की, मैंने ये सुन चुका हूँ कि आबिद अली ने कहा है कि थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ से कुछ। मैम, परफॉर्मेंस तो आपने जाके पिच पर देनी है। हसन अली ने कमबैक किया आपके सामने। पहले मैच में हसन अली थोड़ा सा सर्वाइवल फेज में थे, लेकिन दूसरे मैच में जैसे हसन अली बॉल कर रहा है, ऑलमोस्ट उसकी बॉल रिवर्स स्विंग के आसपास की स्विंग, और दोनों बड़ी शानदार स्विंग थी। मेरा ख्याल है पूरे साल में मैंने किसी पाकिस्तानी बॉलर की इतनी शानदार बॉलिंग नहीं देखी जितनी हसन अली ने अब इंटरनेशनल अरीना में की है। हाँ, देखिए हसन अली की अगर बात की जाए तो बहुत उन्होंने एग्रेसिव बॉलिंग की। थोड़ा बहुत उनको रन भी, पहले जो कल का स्पेल था उसमें 2 विकेट उन्होंने ली, उन्होंने रन उनको पड़े, लेकिन रन ज्यादातर ऐसे थे कि जो एजेस से चौके निकले थे। ऐसा नहीं था कि किसी बैट्समैन ने उनको बहुत शानदार अटैक करके रन बनाया। तो उनकी कल भी जो बॉलिंग थी, अच्छी लाइन पे बॉलिंग थी। उन्होंने वैरायटी शो की, एग्रेशन शो की। और जब मैं एग्रेशन की बात करती हूँ तो मेरा मतलब होता है गुड पेस, बाउंसर, अच्छी शॉर्ट बॉलिंग और समझदारी से बॉल की। बीच में कटर्स भी उन्होंने डाले, जिसको कहते हैं स्लोअर बॉल भी डाली, बल्कि एक आज की विकेट उनकी स्लोअर बॉल पे थी। तो उन्होंने बड़ा अच्छा मिक्स करके, कंडीशंस को बड़ा अच्छा रीड करके उसके मुताबिक बॉलिंग की। रिवर्स स्विंग भी उनको मिली। उन्होंने खुद जो बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल भी बड़ी अच्छी की। तो शानदार कमबैक था। पहले टेस्ट में ऑब्वियसली वो काफ़ी दिन बाद आ रहे थे और टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ी टीम के खिलाफ थोड़ी सी नर्वसनेस नजर आई, लेकिन इस मैच में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 5 विकेटें उनको मिली। और मैम आबिद अली हाँ,
आबिद अली की जो बात है, देखिए आबिद अली जो है उनके जो शुरू में हम एज अ नेशन बड़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़ी जल्दी एक्साइटेड भी हो जाते हैं और बड़ी जल्दी डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। उनकी जो शुरू के रन्स थे, जो सेंचुरियां थी, वो कोई बहुत शानदार बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं थी और उससे फिर हमने ये तय कर लिया कि जी हमें ओपनर मिल गए अगले 4-5 साल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, टेम्परामेंट की हैं, जो बैट एंड पैड ज़रा दूर रहता है, वो सब एक्सपोज हुई इस सीरीज में और मुझे लगता है कि मे बी ही विल हैव टू गो बैक टू डोमेस्टिक क्रिकेट टू इम्प्रूव दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि आगे वो पाकिस्तान के लिए ओपन कर सकेंगे। शिराजी साहब अग्री करते हैं? जी बिल्कुल, लीना ने जो बात कही है यही बहुत अच्छी बात है। अगर आप हसन अली की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि हसन अली को आपने बाहर रखा और उसके बाद उसने कम बैक किया। उसे पता था कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो आप मेरे पीछे मेरे बैकअप्स मौजूद हैं और वो आ जाएंगे और फिर मैं किस्सा पारीना बन जाऊंगा। उसने डोमेस्टिक में आपने कायद-ए-आज़म में देखा कि जब वो उसने परफॉर्मेंस देना शुरू की तो उसके बाद उसकी टीम कहाँ से कहाँ पहुंची, फाइनल में उसके जो 100 था और किस तरीके से वो अपनी टीम को लेके चला। तो यही चीज़ है, ये पाकिस्तान में अब बैकअप आना स्टार्ट हो गया है और लीना की बड़ी अच्छी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे भी यही होता है कि जब एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता या उसकी कोई टेक्निक का मसला आ जाता है तो वो डोमेस्टिक में आता है और उस टेक्निक पे काम करता है, वहाँ पे परफॉर्म करता है, उस टेक्निक को बेहतर करता है और फिर इंटरनेशनल में आता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी अब ये सिस्टम आ चुका है कि आपका बैकअप मौजूद है, बैकअप आपकी जगह पे आएगा और आप डोमेस्टिक में जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, टेक्निक बेहतर करेंगे और फिर पाकिस्तानी टीम में आएंगे। लीना साहब, एक तरफ इमरान भट्ट और दूसरी तरफ एक और यंगस्टर कामरान हमारे पास मौजूद है। मुझे बताएं, इस वक्त एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन दिख रहा है टीम में। एक बड़े अरसे बाद हमारे पास बैटिंग लाइनअप में कंपटीशन है कि ये ऐसा नहीं रहा कि सिर्फ बॉलिंग के लिए है कि एक बैठेगा तो दूसरा आएगा और फिर जो बैठ जाएगा उसको मौका ही नहीं मिलेगा। इस वक्त बैट्समैन के लिए भी अच्छा है, अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, इसी तरह इमरान भट्ट हैं, फिर कामरान हैं और भी प्लेयर्स अब अच्छे नाम आ रहे हैं डोमेस्टिक में। मुझे बताएं कि अगर परफॉर्म्स करते हैं लड़के, जैसा कि आपने देखा होगा, मैं पहले शिराजी साहब से इस पर बात कर चुका हूं, जब इंडियन टीम ने बगैर विराट कोहली के, बगैर सीनियर कैंपेनर्स के स्टार्ट किया था अपना टेस्ट और 36 पे आउट होने के बाद। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज, पूरा सवाल मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया और बहुत कट रही है आवाज। तो आप गालिबन क्या कहने की क्या कोशिश करें कि बैटिंग लाइनअप में कंपटीशन नहीं है या है? बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कंपटीशन है। ऐसे मौके पर जो प्लेयर्स स्कोर ना कर रहे हो उनके लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? अच्छा ठीक है, चलें देखिए, सबसे पहले मुझे तो लगता है कि मैं बात यहाँ से शुरू करूंगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की मुश्किलात हैं एज फार एज बैटिंग इज कंसर्न, वो ओपनिंग में आपने देखा कि अजहर अली से लेके और फिर नीचे जो मिडिल ऑर्डर है, चाहे रिजवान हो, चाहे फवाद हो या बाबर हो या नीचे फहीम की, इतनी मैसिव इंप्रूवमेंट है। उन्होंने काम किया है हाल ही में मोहम्मद यूसुफ के साथ और आपको साफ नजर आ रहा है कि कितना फायदा हुआ है कि वो बॉल को लेट खेल रहे हैं और लेट खेलने का बहुत बेशुमार फायदा होता है, रन्स बन रहे हैं। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो ओपनिंग स्लॉट में आ रही है, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो आबिद अली हो या इमरान भट्ट हो या इमाम हो, हमें प्रॉब्लम सिर्फ ओपनिंग में आ रही है। और ओपनिंग में जब प्रॉब्लम आती है तो सारा प्रेशर जो है वो जो है आपके उसमें आ जाता है, आपकी जो है मिडिल ऑर्डर पे और लेट ऑर्डर पे आ जाता है। तो लिहाजा हमें एक अच्छे ओपनिंग पेयर की जरूरत है और मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज के बाद नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट मैच होगा उसमें आपको 100% जो है आपको नया ओपनिंग पेयर देखना पड़ेगा। चाहे आप अजहर से, ये भी बड़ा, एक दानियार रसूल ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें उसने लिखा है कि शायद हमें अब अजहर के साथ 2 साल ओपन करना पड़ेगा, जो कि भी कोई गलत नहीं है। और फिर अजहर के साथ आप कामरान गुलाम को, मेरा ख्याल है कुछ सिचुएशन बनी है, फवाद आलम आउट हो गया, मेरा ख्याल है कुछ सिचुएशन। ये बात आप एग्री करेंगे अजहर अली के बारे में? अगर हम ओपनिंग के तौर पे उनका रोल देखते हैं तो यकीनी तौर पर एक अजहर अली तो नहीं है, फिर साथ उनके एक प्लेयर और भी चाहिए होगा। क्या शान मसूद की वापसी हो जाएगी? देखिए, प्लेयर्स की वापसी भी होगी और अगर कोई परफॉर्म नहीं करेगा वो भी होगी। लेकिन आज मैं जब स्टैट्स देख रहा था तो अजहर अली और फवाद आलम के स्टैट्स में देख रहा था कि दोनों ने जो डोमेस्टिक है उसमें 13,000 स्कोर किए हुए हैं, लेकिन अजहर अली ने 211 मैचेस में किए हैं जबकि जो फवाद है उसने 176 में किए हैं। तो उस तनासिब से अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे फवाद आलम को वो मौके नहीं मिले, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो अजहर अली ने 85 मैचेस। बैड न्यूज़ ये अनफॉर्चुनेटली फवाद आलम जा चुके हैं,
और इस वक्त मोहम्मद रिजवान और फिर फ़हीम अशरफ वाला मामला सामने आ गया। हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए 76 रन पे। शिराजी साहब जी बिल्कुल, आप अगर देखें तो मेरे ख्याल में जितनी मुश्किल पिच है, मैं अभी जैसे कि आपने बताया हमारे नाजरीन को कि मैं अभी ग्राउंड से उठ के आ रहा हूं, तो मेरे ख्याल में जितनी मुश्किल पिच हो रही है यहाँ पे, अगर 200 का टारगेट हो जाता है, पाकिस्तान 130-40 और कर जाता है, 71 की हमें पहले लीड है पहली इनिंग में, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा और पाकिस्तान के हाथ में होगा 75 से 80%। अगर पाकिस्तान 200 का टारगेट तक पहुंच जाता है और अगर 250 की तरफ चला जाता है तो मैच पाकिस्तान विन कर जाएगा। ये बिल्कुल सीधी सी बात है, पिच यही बता रही है। अच्छा, 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद क्या हम 250 तक का, लीना साहिबा क्या 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद हमारे पास मार्जिन है 250 तक की लीड देने का? देखिए इस वक्त तो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। ऑब्वियसली 5 खिलाड़ी आउट हो गए और हर दफा हम फ़हीम अशरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आके 70-80 रन बनाएगा। पिछले कोई 3 मैच हो गए कि वो मुस्तकिल रन बना रहा है। न्यूजीलैंड से उसने रन बनाने शुरू किए, लेकिन हर मैच में बनाएगा ये जरूरी नहीं है। अब ये बड़ा क्रूशल हो गया कि इस वक्त रिजवान और फ़हीम अशरफ भी रन बनाया, उसके बाद नुमान और हसन अली और राशिद शाह भी रन बनाए। लेकिन देखिए जो टेल के रन होते हैं या बिल्कुल लोअर मिडिल ऑर्डर के रन होते हैं, वो कोई गारंटीड रन नहीं होते। गारंटीड रन आपको कहां से आने चाहिए? ऊपर ओपनर से आने चाहिए, उसके बाद के 3 बैट्समैन, चाहे वो बाबर आजम हो या फवाद हो या फिर अजहर अली हो, उनसे आने चाहिए। अजहर ने तो फिर भी आपने देखे फाइटिंग 33 रन बनाए, जबकि बिल्कुल मुश्किलात से गिरी हुई थी पाकिस्तान टीम। लेकिन अभी भी अगर बात होगी तो सबसे ज्यादा लोग अजहर को ही बुरा भला कहेंगे, हालांकि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा फाइटिंग रन बनाते हैं। लेकिन इस वक्त 250 की जो आपने बात की मुश्किल नजर आ रही है, और क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। तो यहाँ से भी अगर आप रिजवान और फ़हीम रन बना लें तो 250 हो सकते हैं। बहरहाल शिराजी की बात से मैं एग्री करूंगी कि अगर 200 के ऊपर या 200 के लगभग टारगेट दे सकी पाकिस्तानी टीम तो इस पिच पे विद द पाकिस्तानी स्पिनर्स काफी मुश्किल होगा और 60-40 पाकिस्तान के फेवर में गेम हो जाएगी। 250 तो बहुत हद तक श्योर ही हो जाएगा, लेकिन 200 के अराउंड भी 60-40 मैं कहूंगी पाकिस्तान के फेवर में होगी। लेकिन अभी इस वक्त तो जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने बड़ा अच्छा अटैक किया है और बड़ा अच्छा फाइट बैक किया है। उनको 70 रन की इन्होंने लीड कंसीड की थी, आपको याद रखना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें पाकिस्तान के पास लीड है और पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार है। 200 रन कर ले तो शायद बेहतरी हो सके और पाकिस्तान इस टेस्ट मैच पर अपनी ग्रिप मजबूत कर सके। अरसलान शिराजी मेरे साथ मौजूद हैं, लीना मोइन भी हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा तो बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। लीना मोइन अजीज साहब हमारे साथ मौजूद है, अरसलान शिराजी साहब मेरे साथ मौजूद है। बात हो रही है पाकिस्तान के टेस्ट मैच पर और पाकिस्तान के स्क्वाड पर। अब आने वाले T20s पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, PSL पर भी कुछ बात करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फवाद आलम भी चले गए, बाबर आजम भी चले गए, दोनों ओपनर्स भी चले गए। अजहर अली भी अनफॉर्चुनेटली 33 की फाइटिंग स्कोर करके आउट हो गए। अजहर अली को बहुत ज़्यादा हम लोग, सही बात है कि बार बार जब भी बात करते हैं इसलिए कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। अजहर अली से वो रोल एक्सपेक्ट करते हैं जो हम यूनुस खान से, मिसबाह उल हक से रोल एक्सपेक्ट करते थे। चूँकि उनके जाने के बाद हमारे पास 2 ऐसे फेजेस थे, या तो असद शफीक या फिर अजहर अली। अनफॉर्चुनेटली असद शफीक अपनी परफॉर्मेंस पर कायम नहीं रह सके तो ड्रॉप हुए। अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या करते हैं, वापस आते हैं, हसन अली की तरह कम बैक करते हैं, तो क्या मामला होगा इस पर भी बात करेंगे। मोहम्मद आमिर ने तो वैसे रिटायरमेंट ले ली है। शिराजी साहब, इस वक्त जो स्पिनर्स वाला रोल आप देख रहे हैं जो पिच ले रही है इस वक्त, क्या आप समझ रहे हैं कि नोमान अली ज़्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं इस वक्त? मैं यासिर के इसलिए बात, यासिर सीनियर कंपेनर है, बहुत लंबे अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा है और बहुत सारी विकेट्स माशाल्लाह वो ले चुके हैं। नोमान चूँकि एकदम से आया, उसने दोनों मैचेस में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है, मुश्किल हालात में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बैट से भी दे रहे हैं अब तो परफॉर्म, लेकिन बॉलिंग उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब ये सीरीज स्टार्ट होने वाली थी तो जब साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने हमारे साथ ज़ूम पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की थी
तो उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि कुछ नए चेहरे पाकिस्तान के आ रहे हैं जिनको पहली दफ़ा हमारे प्लेयर्स फेस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो डोमेस्टिक की वीडियोज़ है उनको देख के तो उनको हम देखें कि हमने उन्हें खेलना कैसे है, या बैट्समैन है तो उन्हें आउट कैसे करना है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने काम तो किया है, लेकिन नौमान की जो आप बात कर रहे हैं, नौमान पे इतना काम नहीं हो सका, और वही चौथी इनिंग में नौमान और यासिर शाह पे ही है। जैसे अभी आपने पिच देखा कि वो अनइवन बाउंस आ रहा है, बॉल लो रह रही है, तो मेरे ख्याल में यही हमारे लिए दोनों प्लेयर्स हैं। और अगर पाकिस्तान दूसरी इनिंग में 150 स्कोर कर जाता है, 81 है अभी हमारे, 150 करता है तो 221 का टारगेट 222 का होगा, 71 की हमारी लीड है, तो मेरे ख्याल में बड़ा फाइटिंग स्कोर होगा। और अगर यही हम 180 190 पे चले जाते हैं और हमारा टारगेट 260 270 की साइड पे चला जाता है, तो फिर पाकिस्तान बिल्कुल विनिंग पोजीशन में होगा। तो ये स्पिनर्स पे बड़ा डिपेंड करता है कि हमारे स्पिनर्स कैसी कारकर्दगी देते हैं। लीडर साहब, छोटी सी बात जरा इस पर करेंगे, स्पिनर के रोल पर, और फिर जरा मैं आगे जाके पाकिस्तान के जो T20 स्क्वाड है उस पर भी हफीज ड्रॉप हुए, इस पर भी बात करूंगा। पहले जरा मुझे नौमान अली के हवाले से आपकी राय भी लेनी है। नौमान अली बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत लेट आए टीम में लेकिन दुरुस्त आए। बिल्कुल जी, मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ नुमान अली से। जैसे आपने कहा थोड़ा लेट है, तो जिसका मतलब ये होता है कि वो मैच्योर होके आए, उनकी अंडर द बेल्ट ही गॉट मेनी डोमेस्टिक सीजंस, बड़ा अच्छा उनका एक्शन है, लेफ्ट आर्म हाई आर्म एक्शन है, थोड़े से टॉल भी हैं तो उनको एडवांटेज मिलती है, अच्छी ड्रिफ्ट मिलती है, आर्म बॉल उनके पास बहुत जबरदस्त है, जो वो थोड़ा सा राउंड आर्म करते हैं वो बॉल भी उनके पास है, एक्सपीरियंस है। और अब तो उनको 5 विकेटें भी मिल गई तो उनको एक कॉन्फिडेंस भी आ गया, तो ही विल बी अ हैंडफुल। जैसे शिराजी कह रहा है कि अगर 225 रन 220 रन का टारगेट पाकिस्तान की टीम दे सकी उनको, तो बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। और फिर अगर कॉम्बिनेशन में दोनों चल पड़े पहले टेस्ट मैच की तरह, यासिर शाह और नुमान, तो फिर वो बड़ी मुश्किलात होंगी। सुबह आपने देखा होगा कि हेजमन ने रफ भी पॉइंट आउट किया, तो एरियाज भी पॉइंट आउट किए थे जहां से स्पिनर को बड़ी हेल्प मिल रही है या जहां से बॉलर्स फुट मार्क से रफ क्रिएट हुए हैं। एक खास पैच उन्होंने पॉइंट आउट किया था, तो स्पिनर कोशिश करेंगे कि वहीं से बैट्समैन को खिलाएं। और ये स्पिनर की जो एक खास बात होती है अच्छे स्पिनर की, कि वो बैट्समैन को आगे ड्रॉ कराते हैं। जब वो उस जगह पिच करते हैं तो बैट्समैन आगे ड्रॉ होता है, जिससे उसकी एजेस निकलती हैं। या फिर ये कि अगर वो फास्टर रन करते हैं तो बिल्कुल बैक फुट पे उनको LBW कर लेते हैं। तो दोनों पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनके पास, दोनों के पास मौका है, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें हमेशा हम बॉलर्स में बहुत प्रेशर डालते हैं, कम से कम जैसे शिराजी भी कह रहे थे कि 220-25 का टारगेट देना जरूरी है। इस वक्त जरूरी है कि पाकिस्तान ऐड करे तकरीबन 101 रन और। अच्छा शिराज साहब, जरा बात कर लेते T20 स्क्वाड। मोहम्मद वसीम ने बहुत बोल्ड डिसीजंस लिए, मैं और आप इससे पहले भी डिस्कस कर चुके। मोहम्मद वसीम के बोल्ड डिसीजंस का कोई नुकसान तो होता नहीं देखा मैंने पहले मैच में। हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस मैच को तमाम तर चीज़ें उसमें देखी। बेशक उसमें सीनियर कैंपेनर्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ज़्यादा बल्कि रोल उनका है। हसन अली पहले से खेल रहे हैं, वापस कम बैक हुए। लेकिन एक चीज़ है कि बोल्ड डिसीजन लेना, डेयरिंग डिसीजन लेना, और फिर वो लोग जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनके लिए टीम में नाम आना, चले उनके लिए यही बहुत बड़ी इज्जत की बात है। ताबिश को मौका नहीं मिला, लेकिन बहरहाल वो बैठे हुए बेंच पे, चुके विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाती है टीम। अच्छा, अब जब T20 का स्क्वाड हफीज़ ड्रॉप है, बड़ा अलार्मिंग बात थी पूरे पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। पहले जरा हफीज पे करें ना बात, फिर आगे आगे 2-3 प्लेयर्स और पे, फखर जमान भी नहीं है और भी बात करूंगा। देखिए, मीडिया बॉक्स में लीना और मैं कल बैठे हुए थे, तो वहाँ पे भी यही बात डिस्कस कर रहे थे कि मोहम्मद वसीम ने पॉपुलर डिसीजन लिया है। ताबिश खान को आना चाहिए था, अब टू लेट, वो 36-37 का हो गया, अब उसकी यानी वो किसी की जगह ले रहा है। दूसरी बात यह है कि 9 अगर आपने डेब्यू टर्न रखे हुए थे तो आपने दूसरे लफ्ज़ों में तो लॉलीपॉप ही दिया ना, आपने सिर्फ 2 को डेब्यू करवाया, बाकी आपने सिर्फ नाम बनाने के लिए एक पॉपुलर डिसीजन लिया कि नया चीफ सेलेक्टर आया तो उसने डोमेस्टिक वालों को उठा के ले आया। जहाँ तक बात आपने हफीज़ की तो मेरे ख्याल में हफीज़ के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है। हफीज़ को ये कहा गया, जो हमें ज़राए ने बताया, हफीज़ ने कहा कि मैं शाम 4 बजे की शाम 4 फ़ैब की फ़्लाइट से पाकिस्तान में हूँगा और आपको अवेलेबल होऊंगा, जबकि उससे कहा गया नहीं आप सुबह आए,
क्योंकि सुबह वो आ नहीं सकता था और उसने पहले से बताया हुआ था कि मेरी T10 के साथ है, और उसके बाद में आके अभी तक आप ये देखें कि आपका जो स्क्वाड है उसने 9 से अपनी स्टार्ट करनी है, जो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, जो T20 स्क्वाड है। तो आपने बायोस्क्योर बबल बनाना था सुबह और शाम का, मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं था। और इस वक्त हफीज अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में है, और आपको ये सीरीज जीतने के लिए हफीज के यानी अगर हफीज मौजूद नहीं होगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। कोई आम टीम नहीं है, साउथ अफ्रीका एक नाम है और वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगे आपके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती की है पाकिस्तान के साथ भी, पाकिस्तान टीम के साथ भी, और मोहम्मद हफीज के साथ। लीना साहिबा अग्री करती हैं मोहम्मद हफीज का टीम में होना? जाहिर है वो अपनी प्रीमियम फॉर्म में इस वक्त, अपनी लाइफ की भी और पूरी बैटिंग करियर की भी। देखिए, मैं इतना कहूंगी कि ये हफीज के साथ जो प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं ना, ये अभी ये मोहम्मद वसीम और हफीज के प्रॉब्लम्स नहीं है। ये प्रॉब्लम्स और पीछे जाते हैं जब उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, वहां से वो तिश्नगी स्टार्ट हो गई। फिर एक दो प्रॉब्लम्स और भी हैं जब वो एक ग्रुप बना के डोमेस्टिक क्रिकेट की कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने चले गए बगैर हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किए, वो और तिश्नगी क्रिएट हो गई। ये सब उनकी प्रॉब्लम्स की अब ये नजर आ रही है, जो आपको अब ये सिचुएशन नजर आ रही है। लीना साहिबा एक चीज, लीना साहिबा इसी में ऐड करें, ये जो आप बात कर रही हैं वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, उस मुलाकात में तो और भी लोग थे, लेकिन हफीज पर बहुत ज्यादा नजला गिरा है। नहीं, नजला तो सब पे गिरा है ना। देखिए, मिसबा पे क्या नजला नहीं गिरा। मिसबा पे को जितना फेवर मिल रहा था वो 3-3 काम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत था। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं कि एक इंसान को 3-3 पोस्ट दी जाए, या एक ही बंदा या एक कोई सिलेक्टर कमेंट्री भी कर रही हो, वो ही साथ कमेटी मेंबर भी हो जाए, वो ही सिलेक्टर भी हो जाए। इसी तरह मिसबा अगर चीफ सिलेक्टर भी है, कोच भी है, क्रिकेट कमेटी के मेंबर है, तो मैं इनके सब के खिलाफ हूँ। लेकिन उस मुलाकात के बाद ये फायदा कम से कम हो गया कि वो मिसबा को वो 2 पोस्ट छोड़नी पड़ी। अब अगर मिसबा एज अ कोच कंटिन्यू करेंगे तो एक 1 मैन फॉर 1 जॉब, विच इज द राइट वे टू गो। तो हफीज वाहिद नहीं है जिसपे नजला गिरा। अजहर अली की भी कप्तानी छिन गई, तो ये तो आप कह ही नहीं सकते कि वो हफीज वाहिद है। जहां तक हफीज के ना आने की बात है, तो वो क्लेरिफाई हुई थी कि एक MOU था और वो बाकी 2 प्लेयर भी आ रहे थे, तो उनके साथ हफीज भी आ सकते थे। लेकिन हफीज ने मेरे ख्याल में अपना जो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला जो है और अपनी जो ग्रीवियंस शो करनी थी, उनके पास कोई मौका नहीं था, तो उन्होंने ये कहा। फिर ये बात मैं एग्री करती हूँ कि उसकी बहुत प्यारी फॉर्म है इस वक्त हफीज की लगी हुई पिछली 3-4 साल से, तो उसको कैश करने का ये आइडियल टाइम है। क्योंकि हफीज जो है कोई 18 साल का नहीं है, टुवर्ड्स हिज रिटायरमेंट है, तो अब जितनी भी उसकी अच्छी फॉर्म कैश हो जानी चाहिए तो वो होनी चाहिए। लेकिन मैं एक और आखिरी बात इसमें ये ऐड करूंगी कि अब जो हो गया वो हो गया, ज्यादती हुई हफीज के साथ, पूरा मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया। लेकिन एक बात ये कि ये साउथ अफ्रीका के मेजर प्लेयर्स जो है सब वापस जा रहे हैं। T20 में उनकी एक यंग टीम होगी, तो हमें ये बेहतरीन मौका है कि जो हमारे T20 लिमिटेड ओवर के यंग प्लेयर्स हैं जिनको हम मौका ना दे सक रहे होते, उनको सबको एक यंग साउथ अफ्रीकन टीम के खिलाफ मौका दें। क्योंकि ये साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ज्यादातर लोग वापस जा रहे हैं, ज्यादा अच्छे प्लेयर, डुप्लेसी नहीं है, डिकॉक नहीं है, इसी तरह रबाडा नहीं है, और बहुत से प्लेयर नहीं है। तो एक यंगर टीम होगी जिसके खिलाफ हमारी मैनेजमेंट को चाहिए कि एक बिल्कुल यंग टीम को खिलाए, ताकि हमारे यंगस्टर्स भी ट्राई हो जाए इंटरनेशनली। अच्छा शिराज साहब, जाहिद को मौका मिला अब T20 स्क्वाड में आने का, बहुत अरसे से जाहिद की बात हो रही थी, बहुत शानदार स्पिनर है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। अच्छा, जिसका मैं बार बार सुनता था, मुझे बड़ा, वो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका, लेकिन मुझे बड़ा हमेशा रहता था भाई 40 की एवरेज के प्लेयर को हम कैसे ड्रॉप कर दें। फ़खर जमान, ये मिसबा कई बार कह चुके हैं, जबकि फ़खर जमान के कई शॉट्स ऐसे जो पकड़े जा चुके हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। इंटरनेशनल लेवल पे बॉलर्स इतनी देर नहीं देते जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको कैचेस छूटने पे मिल रही होती है। अब फ़खर जमान ड्रॉप होते हैं, फ़खर जमान का लाहौर के साथ भी मामला आपको पता चल रहा था। मैं शॉर्ट्स आपका इस पे पहले एक कमेंट, फिर मैं ज़रा ब्रेक पे जाऊंगा। देखें, फ़खर जमान मेरी जब उससे ये लास्ट मुलाकात हुई तो उसमें वो इस बात को उसने यानी एक्सेप्ट किया है कि उसके मसले
चल रहे हैं अपनी यानी गेम के साथ, और उसकी टेक्निक में थोड़ा मसला आ रहा है और वो उस पर काम कर रहा है, और जैसे जैसे वो काम कर रहा है उसमें बेहतरी आएगी, जैसे ही बेहतरी आएगी वो वापस आ जाएगा। वापस आते हैं एक ब्रेक से और ज़रा बात करूंगा मैं शोएब मलिक के हवाले से भी, वहाब रियाज के हवाले से भी। बहुत सीनियर टीम मेंबर्स हैं, लेकिन वहाब रियाज अपनी फॉर्म से थोड़ा सा दूर है। क्या PSL में भी ये मसाइल उनके साथ रह सकते हैं? चूंकि PSL में वो लीड करेंगे पेशावर ज़ल्मी को, तो आगे जाकर क्या होने वाला है, इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लीना मोइन अजीज साहिबा, अरसलान शराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़रा बात करें पाकिस्तान के T20 स्क्वाड और फिर PSL की भी कुछ बात करेंगे। लीना मोइन साहिबा, अरसलान शराजी साहब से मेरी जब हफीज़ के हवाले से बात हुई तो थोड़े से उनके डिफरेंट अप्रोच, जाहिर है उनकी बनती है आपकी डिफरेंट अप्रोच, लेकिन वहाब रियाज के हवाले से वो ड्रॉप हुए T20 से, उनकी फॉर्म जाहिर है वैसी नहीं है जैसी अब बाकी बॉलर्स जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्या इसका असर आगे आने वाले PSL के मैचेस पर भी पड़ सकता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखिए PSL इंटरनेशनल वो नहीं है, इट इज अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट। हम हमेशा PSL की इतनी हाइप बनाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि PSL जो है इट्स नॉट एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इट इज अ डोमेस्टिक लीग। तो उसमें वो प्रेशर जो इंटरनेशनल में होता है वो नहीं उस तरह होता, वो आई बॉल्स उस तरह की नहीं होती जो वर्ल्ड ओवर। आई बॉल्स अगर उतनी हो भी तो उस तरह का प्रेशर नहीं होता। तो बात यह है कि मेरे ख्याल में इतने सीजन बॉलर हो चुके हैं और जो इम्प्रूवमेंट हमें नजर आई है ऑनेस्टली जो वहाब रियाज में पिछले कुछ सालों में, आई डोंट थिंक सो कि वो अफेक्ट करेगा उसका जो फॉर्म है, जो ज़ल्मी के लिए उसकी फॉर्म होगी या PSL में उसको अफेक्ट करेगी। तो ही इज वेरी इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट। मुझे नहीं लगता कि वहां पर कोई मसला होगा। और फखर जमान यही है कि इंटरनेशनली जी लीना साहिबा, फखर जमान पर भी कुछ कमेंट करें। हाँ, फखर जमान के देखिए शराजी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो मतलब उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो उसको एड्रेस करनी पड़ेंगी। और मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि चाहे जावेद मियांदाद हो, सचिन तेंदुलकर हो या जितना बड़ा भी क्रिकेटर हो, अगर उसको प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको डोमेस्टिक में जाके ड्राइंग बोर्ड जिसको कहते हैं, डोमेस्टिक को ड्राइंग बोर्ड कहते हैं, वहां जाकर एक सीजन खेलकर अपनी जो कोचेस के साथ उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो वो नजर आ जाती है क्योंकि रन बनने शुरू हो जाते हैं। तो जब अंडर द बेल्ट रन्स आ जाते हैं, 3-4 अच्छी इनिंग्स आ जाती है डोमेस्टिक में, तो फौरन आपको जो आपका चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी नोटिस करती है और आपको इंटरनेशनली चांस मिल जाता है। तो बहुत से प्लेयरों को, चाहे इमरान भट्ट हो, चाहे आबिद अली हो, चाहे शान मसूद हो, चाहे वो ये हो फखर जमान, इनको सबको जाके अगला जो सीजन अब आएगा उसको अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और ये जो मुश्किलात हैं इनको दूर करनी पड़ेगी। वरना इंटरनेशनली अब प्लेयर्स अच्छे आ रहे हैं, यंग प्लेयर्स भी आ रहे हैं, चांस मिलना दोबारा मुश्किल होगा। मेहनत करेंगे, प्रॉब्लम्स को आयरन आउट करेंगे तो वापस आ सकते हैं। शराजी साहब, उस्मान पे थोड़ी सी बात लाजमी करूंगा क्योंकि उस्मान कादिर मेरा ख्याल है अब जो हमारे यासिर हैं उसके बाद हमारे पास एक ही बड़ा कॉम्पिटेंट लेग स्पिनर मैं देख रहा हूँ, और भी हैं, जाहिद बहुत अच्छा है, लेकिन एज वाइज अगर देखूँ तो उस्मान के पास अभी बड़ा मार्जिन है, यंग है, बहुत सारा टाइम है। आसिफ अली ने कम बैक किया T20 में। आमिर यामीन वेरी गुड प्लेयर और बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर है। देखें, हम इस पे पहले बात भी कर चुके हैं आपके साथ भी और दूसरी जगहों पे भी कि आमिर यामीन को मौका मिलना चाहिए था और वो मौका मिला है। और अब अगर वो परफॉर्म करते हैं तो यही अच्छी बात है कि हम तो यहाँ पे बैठ के किसी की जो डोमेस्टिक की और बाकी परफॉर्मेंस होती है उस पर यही कह सकते हैं कि उनको चांस मिलना चाहिए। और जब चांस मिलता है तो ग्राउंड में अगर वो प्रूव भी कर दे, इमरान भट्ट की हमने बड़ी बात की, आप ये देखें कि 9, 12, 15-0 इस तरह वो चला है ये 4 इनिंग्स जो है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक सीरीज़ के बाद उसके लिए सबसे बड़ा मौका इमरान भट्ट की, अगर मैं यहीं पर साथ बात करूँ, उसके लिए बड़ा यानी जो चांस था वो ये था कि उसे होम ग्राउंड मिला था। बड़े कम प्लेयर्स होते हैं जिनको यानी अपना डेब्यू होम ग्राउंड में मिलता है तो उनको वो परफॉर्म करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आया कि उन पे कौन सा प्रेशर था जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ये बात आपकी दुरुस्त है शराजी साहब, जसप्रीत बुमराह को अब जाके मौका मिला है कि अपने होम क्राउड के आगे बॉलिंग कर ले।
बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए तो ये हमारे प्लेयर्स, क्योंकि हमारा वो इशू रहा तकरीबन 8 से 9 साल वो इशू रहा जो हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई, तो हमारे तो काफ़ी सारे प्लेयर्स डेब्यू करके उनकी अच्छे खासी मैचेस हो गए थे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में खेला है। तो ये तो बड़ा यानी लकी था कि इसे वही पिचेस मिली, कराची में ही इसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में, और कराची में इसे पहला टेस्ट मैच मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, देखते हैं कि आगे इसका क्या कैरियर के साथ क्या होता है, क्या सिलेक्टर्स क्या कहते हैं। और जहां तक आमिर यामीन की है, मेरे ख्याल में वो परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो T20 टीम है उसका परमानेंट हिस्सा बच जाएगा। लीना साहिबा, शोएब मलिक बड़े लंबे अरसे से स्ट्रगलिंग फेस एक बार फिर उन पर आ गया इन एंड आउट वाला, समझती हैं कि आगे आने वाले वर्ल्ड कप में शोएब मलिक फिर से मिसिंग पार्ट होंगे या फिर शोएब मलिक का होना जरूरी है सीनियर कैंपेनर के तौर पे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैं अब जैसे आपने कहा कि लॉस ऑफ फॉर्म भी है थोड़ा, और जो T20 है वो यंगस्टर्स की गेम है, आगे हमें यंगस्टर्स डेवलप करने हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि शोएब मलिक और हफीज में दोनों नहीं खेल सकते, अब उनमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा। फॉर्म के हिसाब से आपके पास स्ट्रेट अवे हफीज आप चूज करेंगे और शोएब मलिक को ड्रॉप करेंगे। और आप देखेंगे कि यंगस्टर्स हमारे पास कौन से ऐसे हैं जो T20 में फिट होते हैं। देखें, हुसैन तलत हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर हैं। अब अगर आप शोएब मलिक को चांस देते जाएंगे तो दानिश अजीज और हुसैन तलत और ये सारे लड़के कहाँ जाएंगे बेचारे, तो इनको भी अब मौका देना चाहिए। अब ये जो T20 आ रहा है, इसमें ये जो सीरीज आ रही है उसमें भी देखेंगे कि कौन से वो बैट्समैन है जो कि शोएब मलिक को रिप्लेस कर सकते हैं। और यकीनन जितना मैंने अभी डबल सेंचुरी भी बनाई है हुसैन तलत ने 4 डे में भी, जितना मैंने उसको देखा था पिछले PSL में, आजम खान है, बहुत से प्लेयर्स हैं ऐसे, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई शोएब मलिक का वर्ड फिल कर लेगा। और मैं बार बार कहती हूँ कि हफीज और शोएब मलिक में से एक को खिलाना चाहिए। क्या कहते हैं शिराजी साहब? सरफराज और रिजवान भी हमारे पास है, इसी तरह की एक अजीब से हमारे पास खिचड़ी पकी हुई, और अभी भी T20 स्क्वाड में सरफराज मौजूद है। क्या समझते हैं कि रिजवान जितनी अच्छी फॉर्म में है और जितने अच्छा वो परफॉर्म कर रहा है, एक तो वो एथलीट बहुत अच्छा है, बैट्समैन बहुत अच्छा है, लेकिन एथलीट बहुत अच्छा है, क्या सरफराज के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कंपटीशन है रिजवान के होते? देखिए, एक तो मैं लीना की बात को सेकंड करूंगा, बड़ी खूबसूरत बात की कि एक आपके पास सीनियर होना ज़रूरी है। आप सारे जूनियर्स के साथ जाएंगे तो गेम नहीं बनेगी, आपको मिडिल आर्डर में एक सीनियर, और बहुत खूबसूरत बात है कि जो इस वक्त अपने कैरियर की प्राइम फॉर्म में है उसको आप अपने साथ लेके चलें। और बाकी अगर आप 2019 में देखें तो पाकिस्तान ने जब 2001-2 में अपना पहला T20 खेला था उसमें भी हफीज और मलिक मौजूद थे, और 2018-19 में जब पाकिस्तान खेल रहा था तो उस वक्त भी क्रीज पे यही दोनों मौजूद थे। तो कब तक हम इन्हें साथ लेके चलेंगे? तो बड़ी अच्छी बात लीना ने कही कि एक को सीनियर को साथ रखे और दूसरे का नेमल बदल तलाश करे। जहां तक बात आपने कीपिंग की तो मेरे ख्याल में बड़ी बेस्ट फॉर्म में है, लेकिन आपको बैकअप के तौर पे एक साथ रखना होगा। और जब आपके एक प्लेयर को पता होगा कि मेरा बैकअप ही नहीं है तो वो अच्छा परफॉर्म करे बुरा परफॉर्म करे, उस पर कोई प्रेशर नहीं होगा परफॉर्मेंस का। तो मेरे ख्याल में जो परफॉर्मेंस आ रही है इधर से, वो दूसरी साइड पे जो उस पर प्रेशर है कि मौजूद है सरफराज, उसकी वजह से भी एक उसकी परफॉर्मेंस आ रही है। और इन फ्यूचर मेरे ख्याल में इसी तरह का प्रेशर डालते रहना चाहिए। लीना साहिबा, सरफराज के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं है, अगर ठीक है वो बेंच पे बैठे हैं, लेकिन जाहिर है वो एक सीनियर टीम मेंबर है। देखिए, मुश्किलात तो है ही उसके लिए। जब से रिजवान आया है तो सरफराज जो है वो एज अ 12th मैन ड्रिंक्स ही कैरी कर रहा है। अब मेरी नज़र में उससे ड्रिंक्स ही अगर कैरी करानी है तो फिर उसको आप डोमेस्टिक में भेज दें ताकि उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ पर सही कर सके। अब देखिए, बात यह है कि अगर रिजवान ने T20 खेलना तो सिर्फ उसकी एक ही रोल है उसमें, वो ये कि वो ओपन करे। अगर आप उसको नंबर 5-6 पे भेजेंगे तो मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों उसका रोल नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि 5-6 नंबर पे जो बैट्समैन आता है T20 में, उस वक्त रिक्वायर्ड रन रेट यूजुअली आपको चाहिए होता है 12, 14, 10, 11, 12 रन। अब रिजवान की वो गेम नहीं है, उसकी गेम है ओपन करने की। जब पावर प्ले होता है तो उसकी शॉट्स की उसको मैक्सिमम परचेज मिलती है, फील्डर सारे अंदर होते हैं, थोड़ी सी शॉट को वो जो 30 गज का के फील्डर्स के ऊपर से निकाल लें तो चौके हो जाते हैं। लेकिन वो जब फील्ड खुल जाती है आखिरी ओवरों में तो वो चांस नहीं है फिर हमारे पास। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कौन सा कीपर खिलाएं। अगर तो हम रिजवान खिलाएं तो हम उसको ओपन कराना पड़ेगा 100%, और कोई तरीका ही नहीं है। और अगर उसको नहीं खिलाते हैं फिर आप सरफराज को खिलाएं, लेकिन सरफराज भी
वो नंबर 6 पे नहीं खेल सकता, उसको ऊपर आपको खिलाना पड़ेगा, यानी कि नंबर 4 पे मेरे ख्याल पे। मैं इस पे छोटा सा आपका कमेंट ये चाहूंगा, बेस्ट ऑप्शन आजम खान होगी। आजम खान अच्छा क्या कहते हैं? देखिए ये एक बड़ी देखें, लीना ने बड़ी अच्छी बात की। अगर आजम खान की आप फॉर्म देखें, वो PSL हो या उसके बाद LPL हो अभी और T10, उसको अगर ड्रॉप किया गया तो यही कहा गया कि उसकी फिटनेस नहीं है, और उसने कहा है कि वो 10 kg उसने कम कर लिया और वो अपने फिटनेस पे बड़ा काम कर रहा है। और जिस तरह नंबर 6 की बात हो रही है, तो नंबर 6 पे बड़ा वो क्लीन हिटर है। अगर आपने उसकी इनिंग्स देखी हैं LPL की भी और PSL की भी, तो मेरे ख्याल में अगर वो अपनी फिटनेस पे काम कर ले तो वो बड़ा बेस्ट हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लीना मोइन अजीज साहिबा, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। अरसलान शिराजी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। दुआ गो ये टेस्ट भी पाकिस्तान जीते और T20 भी पाकिस्तान के ही नसीब में आए जीत। हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट का मेला शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।